Hi guys, hello everyone. So welcome to Pooja's channel Poo Forever, and today she is not in the video क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ मैं बनाने वाला हूँ because it is related to merchant navy and the profession in which I am working. And जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा जो मैंने बनाया था मैंने और पूजा ने इनफैक्ट रिगार्डिंग द मिथ्स ऑफ द मर्चेंट नेवी, तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। बहुत लोगों ने कुछ जानकारी मांगी कि सर आपको ये पता है वो पता है, तो मैंने उनको रिप्लाई किया है। तो इसके लिए मैंने सोचा, मैंने पूजा को बोला कि मैं एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सभी को बताऊँगा कि मर्चेंट नेवी में सब क्रू की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये, क्योंकि सबको जानना रहता है कि सैलरी सबकी कितनी है। तो मैंने उससे बोला कि मैं वीडियो बनाता हूँ अकेले ही, दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट इन द वीडियो। और बहुत लोगों को बहुत लोग ज्वाइन करते हैं मर्चेंट नेवी फॉर दिस ओनली, फॉर सैलरी, एंड क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एक एडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो बट मोस्टली मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सबकी सैलरी कितनी होती है और सब कितना अर्न करते हैं। हमारे प्रोफेशन में जो सैलरी हमें दी जाती है वो यूएस डॉलर्स में होती है, क्योंकि ये ओवरऑल जो करेंसी है, सी फेरर्स जो बहुत सारे हैं, इंडिया से नहीं बहुत सारे, तो सबको यूएस डॉलर्स में दी जाती है। नेशनल कंपनीज़ होती है जो जैसे इंडिया की कंपनी है, तो उनको सबको सैलरीज दी जाती है इंडियन करेंसी में, वरना ओवरऑल इट इज़ इन यूएस डॉलर्स ओनली। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे दूं मैं कि सबको सैलरीज कितनी होती है। तो मैं क्विकली आप सबको बताऊंगा कि सभी डिपार्टमेंट में एक एक करके मैं डिपार्टमेंट्स के हिसाब से जाऊंगा और बताऊंगा कि सबकी सैलरी कितनी होती है। तो लगभग अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बट करेंटली जो चल रही है मैं उसके हिसाब से आप सबको बताऊँगा कि सैलरीज कितनी होती है। तो चलिए, आज पूजा के चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में सैलरीज सबकी कितनी होती है। आ जाइए। ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि मर्चेंट नेवी में मोस्टली जो कार्गो शिप्स होते हैं उसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं मोस्टली। तो जो पहला डिपार्टमेंट होता है वो होता है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट होता है इंजन डिपार्टमेंट, एंड द थर्ड डिपार्टमेंट इज़ द गैली डिपार्टमेंट और केटरिंग डिपार्टमेंट। तो ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं डिपार्टमेंट वाइज आप सबको सैलरीज बताऊंगा सबकी कितनी कितनी होती है। लगभग उतनी ही होती है, ऊपर नीचे $100 $100 ऊपर नीचे होती है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गैली डिपार्टमेंट से, क्योंकि गैली डिपार्टमेंट में ज़्यादा क्रू नहीं होता। तो गैली डिपार्टमेंट होता है, गैली इज़ नेम्ड एज किचन, जो हम किचन बोलते हैं उसको शिपिंग लैंग्वेज में गैली बोलते हैं। तो गैली में मेनली 2 लोग ही होते हैं जो न्यू शिप्स आ रहे हैं। पैसेंजर शिप्स में तो बहुत सारे होते हैं, आई एम टॉकिंग मोस्टली अबाउट मर्चेंट नेवी शिप्स। तो 2 लोग होते हैं, एक होता है चीफ कुक, जो कि हम बोलते हैं जैसे शेफ़ बोलते हैं वैसा होता है चीफ कुक, और दूसरा होता है स्टीवर्ड, जनरल स्टीवर्ड। तो चीफ कुक होता है जो खाना बनाता है, स्टीवर्ड होता है जो बाकी सर्विंग वर्विंग का सब काम करता है। तो मैं डिटेल में ज़्यादा उनके काम में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ सैलरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो स्टीवर्ड जो होता है उसकी सैलरी स्टार्टिंग अमाउंट जो होती है वो अराउंड $600 to $800 होती है स्टार्टिंग अमाउंट। लगभग उसी के आगे पीछे होगी $100 हियर एंड देयर, $600 to $800, ओके। एंड चीफ कुक है जो स्टार्टिंग में आते हैं उनको भी अराउंड $1000 कुछ मिलता है, एंड वो इंक्रीज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट वाइज, जैसा आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है तो 1200 1400। एंड मैंने चीफ कुक्स ऐसे भी देखे हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है जिनको अराउंड 1800 to 2000 भी मिलता है। तो उसके लिए बट आपको बहुत साल काम करना पड़ता है। तो गैली डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं इंजन डिपार्टमेंट की ओर। तो गाइस, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट आर मोस्टली कंसर्न विद द इंजन ड्यूटीज़। जैसे कोई भी चीज़ चलाने के लिए इंजन का, जैसे गाड़ी चलती है उसके लिए इंजन होता है, वैसे ही मर्चेंट नेवी में भी एक इंजन डिपार्टमेंट होता है जो कि चलाते हैं इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स से मैं शुरुआत करूँ उनकी सैलरी बताने, तो पहले मैं क्रू से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिसर्स में आता हूँ। तो क्रू में इंजीनियर्स में होता है एक फिटर होता है। फिटर जो काम में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, मैं फ़िटर के बारे में से बता दूँ सैलरी उसकी कितनी होती है। फिटर जो होता है
जो जैसे प्लम्बिंग वम्बिंग का जॉब करते हैं वैसे फ़िटर होता है। तो फ़िटर की सैलरी जो नए आते हैं उनकी स्टार्ट होती है अराउंड $400 से, और एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ते जाती है। तो मुझे मिला थे लास्ट शिप पे, वो बहुत एक्सपीरियंस फ़िटर थे, उनकी सैलरी अराउंड $2000 तक थी, बट वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। फ़िटर के बाद मैं वापस आगे बढ़ता हूँ वाइपर के तरफ। वाइपर होते हैं जो हेल्पर होते हैं, काम करते हैं, वॉच रखते हैं, उनकी सैलरी होती है अराउंड वही 500-600 से, एंड वो उनकी सैलरी बढ़ती जाती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उनकी भी एक्सपीरियंस ज़्यादा हुई तो 1200 to 1500 जाती है। और वाइपर्स जो होते हैं वो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तब वो वाइपर रैंक होता है, देन उसके बाद में वो मोटरमैन बनते हैं। मोटरमैन मतलब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तब उनकी सैलरी बढ़ के हो जाती है 1200 से लेके 1800-2000 तक, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो फ़िटर मोस्टली एक ही होता है, वाइपर्स होते हैं 2 या 3, और वाइपर्स जाते हैं बनते हैं मोटरमैन। तो ये है इंजन साइड में जो क्रू होते हैं, क्रू की सैलरी ये होते हैं, ये रैंक होते हैं क्रू के, वाइपर, मोटरमैन और इंजन फिटर। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंजीनियर ऑफिसर्स की तरफ। तो इंजीनियर ऑफिसर्स में जो फर्स्ट रैंक आता है, नीचे से मैं स्टार्ट करूँगा, नीचे से मैं ऊपर जाऊँगा। जो फर्स्ट रैंक आता है वो होता है 5th इंजीनियर। 5th इंजीनियर इज़ मोस्टली इज़ लाइक अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर, जो पहली बार शिप पे जाते हैं। ऑफिसर रैंक के लिए भी अगर आपको जाना है तो आपको एज ए ट्रेनी ज्वाइन करना पड़ता है, तो वो रैंक होता है 5th इंजीनियर का। तो 5th इंजीनियर की सैलरी स्टार्टिंग में अराउंड होती है $400 to $500, और वो सैलरी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बिकॉज आपको वो एक पर्टिकुलर सी सर्विस करना पड़ता है 12 महीने के लिए या 18 महीने के लिए, एंड देन यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स टू बिकम एन ऑफिसर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 6 महीना या 12 महीना करते हैं, तभी उनकी सैलरी होती है 500 से लेके 600 तक। जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे, ऑफिसर बन जाओगे, तो आप बनोगे 4th इंजीनियर। तो 4th इंजीनियर की सैलरी जो अभी करेंटली चल रही है, इट्स अराउंड 1200 to 1800 ऐसी चल रही है। कुछ कुछ कंपनीज़ में कम है, कुछ कुछ कंपनीज़ में ज़्यादा है, बट मैक्सिमम इज़ अराउंड आई थिंक $1600 to $1800। ये 4th इंजीनियर, बिकॉज जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप आते हो 4th इंजीनियर के, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कंपनीज मोस्टली दे गिव यू वेरी लेस सैलरी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। तो अब भले आप वो एक रैंक में हो, तो आपकी सैलरी जैसे शोर पे बहुत लोगों की 10% हाइक, 30% हाइक बढ़ती है एवरी ईयर, वैसे सी में भी बढ़ती है आपका सैलरी $200, $100 ऐसे बढ़ती रहती है हर रैंक पे। तो 4th इंजीनियर के बाद हम आते हैं 3rd इंजीनियर पे। 3rd इंजीनियर की फर्स्ट सैलरी इज़ अराउंड 2800 to 3200 फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड स्लोली इट इंक्रीजेस टू अबाउट 4200 to 4500। अगर आपके पास हायर लेवल की COC है, जैसे अगर 3rd इंजीनियर आप हो और आपके पास आपसे एक रैंक बढ़कर की COC है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, 2nd इंजीनियर की आपके पास COC है, तो आपकी सैलरी थोड़ी और बढ़ेगी, बिकॉज आपके पास एक हायर लेवल के COC, आपने इतना और पढ़ा है, आपको इतना और एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी थोड़ी और बढ़ेगी। वरना यूजुअली इट गोस मैक्सिमम टू अबाउट नाउ डेज, जब फ्लडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं एक रैंक के लिए, बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं आने के लिए फील्ड में, मर्चेंट नेवी में, तो दे यूजुअली गो अबाउट $4500। तो ये रही 3rd इंजीनियर की सैलरी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉप 2 इन इंजन डिपार्टमेंट। सो पहले आते हैं 2nd इंजीनियर, जो इंजन डिपार्टमेंट को संभालते हैं। उनकी सैलरी है इट स्टार्ट्स अबाउट $8200 फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट गोज़ अप टू अबाउट 10,500 ऑल्सो। मैंने देखे हैं बहुत सारे 2nd इंजीनियर जो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको 10,500 10,800 भी सैलरी मिलती है। तो ये डिपेंड, वैसे जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 12 महीने एक्सपीरियंस है, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, और जैसे अगर आपके पास हायर लेवल की COC है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, कंपनी आपको उतनी देगी। इसमें एक चीज़ है कि जो टैंकर्स होते हैं मोस्टली, जो पेट्रोल वगैरह सब कैरी करते हैं, जो केमिकल्स कैरी करते हैं, जो शिप्स पे ज़्यादा एक्सपोजर है हार्मफुल चीज़ों की, गैस कैरी करते हैं, LPG वगैरह, उन पे सैलरीज कंपैरेटिवली दे आर मच हायर, वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू
जो ड्राई शिप्स होते हैं, ड्राई शिप जैसे कंटेनर हो गए, बल्क कैरियर्स हो गए, जिन पे आप बल्क में वीट कैरी करते हो, ग्रेन्स कैरी करते हो, तो उन पे टॉप 4 की सैलरी मोस्टली इट इज़ हायर देन कंपेयर टू व्हाट इज़ इन ड्राई शिप्स। तो ये एक एडवांटेज है टैंकर पे काम करने वाले लोगों का कि उनको सैलरी टॉप 4 को ज़्यादा मिलती है, obviously because they are more exposed to like dangerous gases and all, health hazard ज़्यादा होते हैं उनको, और रिस्क भी ज़्यादा होता है, फायर हज़ार्ड और बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके लिए उनको ज़्यादा पे किया जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट रैंक इन द इंजन डिपार्टमेंट, वो होता है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर इज़ द हेड ऑफ द इंजन डिपार्टमेंट। तो उनकी सैलरी स्टार्ट होती है अराउंड $10,500 से फर्स्ट टाइम, एंड उनकी सैलरी जितना मैंने देखा है चीफ इंजीनियर्स को अराउंड 13,200 टू 13,500 मिलती है। ये टैंकर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने मोस्टली टैंकर्स में सेल किया है। और हाँ, 13,500 टू 13,800 एक्सपीरियंस हो ज़्यादा अगर आपका तो 14,000 तक भी जाती है। और चीफ इंजीनियर जो होते हैं वो इंचार्ज होते हैं इंजन डिपार्टमेंट के, तो ऑब्वियसली उनको उतनी सैलरी मिलती है, उनको सब कुछ देखना पड़ता है इंजन डिपार्टमेंट में, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये रही इंजन डिपार्टमेंट की सैलरी जो मैंने आपको नीचे से लेके ऊपर तक बताया, फिटर से लेके चीफ इंजीनियर तक। और अभी मैं चलता हूँ डेक डिपार्टमेंट की तरफ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइनल डिपार्टमेंट है डेक डिपार्टमेंट, उसमें सबकी सैलरीज कितनी होती है। आइए। ओके गाइस, सो लास्ट डिपार्टमेंट होता है डेक डिपार्टमेंट, जिसमें आप सबने सुना होगा कैप्टन। जो कैप्टन होते हैं वो डेक डिपार्टमेंट से होते हैं मोस्टली, बट कैप्टन इज़ अ ओवरऑल रैंक, मींस कैप्टन इज़ इंचार्ज ऑफ द होल शिप। बट अगर आपको कैप्टन बनना है तो आपको डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ता है। तो डेक डिपार्टमेंट में मैं स्टार्ट करूँ क्रू से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। डेक डिपार्टमेंट में मैं अगर क्रू से स्टार्ट करूँ तो पहले आते हैं ओएस, ऑर्डिनरी सीमेन। उनकी सैलरी स्टार्ट होती है अराउंड $500 से, वो इंक्रीज़ होती है 500 से अराउंड 1200 तक। ये भी डिपेंड करता है कि आप टैंकर पे हैं या टैंकर पे आपको कभी कभी ज़्यादा सैलरी मिलती है बिकॉज ऑफ टैंक क्लीनिंग एंड ऑल। और ओएस के बाद ऑर्डिनरी सीमेन होता है जो फर्स्ट रैंक होता है ज्वाइन करने के बाद इन क्रू डिपार्टमेंट। तो क्रू में ऑर्डिनरी सीमेन के बाद आता है एबल बॉडीड सीमेन। मतलब क्रू में अगर आपका ऑर्डिनरी सीमेन में अगर आपका एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो गया तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड यू कैन बिकम अ एबल बॉडी सीमेन। एग्ज़ाम इन द केस नॉट एग्ज़ाम बट वॉच कीपिंग का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यू हैव टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट यू कैन स्टीयर द शिप। जैसे हम गाड़ी स्टीयर करते हैं वैसे शिप को भी स्टीयर करना पड़ता है, तो उससे आप एबल बॉडी सीमेन बनते हैं। एबल बॉडी सीमेन की स्टार्टिंग सैलरी भी अराउंड 1000 से स्टार्ट होती है, 1200 से लेके इट गोज़ अप टू 1800 USD। और कुछ बहुत एक्सपीरियंस होते हैं जो उनको 2000 तक मिलता है। तो इनकी सैलरी अराउंड इतनी होती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। भले आप 10 साल 20 साल या 25 साल के भी एक्सपीरियंस हो। तो क्रू में ये दो है, ऑर्डिनरी सीमेन और एक एबल बॉडीड सीमेन। उसके बाद आते हैं पंपमैन आता है। पंपमैन मोस्टली टैंकर्स पे होता है, ये जो ड्राई शिप्स होते हैं उस पर नहीं होता। पंपमैन होता है, उसकी सैलरी भी अराउंड जो एकदम नए होते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है, अराउंड $800। बट कुछ होता है पंपमैन जो एबल बॉडी सीमेन के बाद बनते हैं, AB से बनते हैं पंपमैन। तो उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है पंपमैन बनने के लिए, क्योंकि उनका जॉब थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होता है। तो उनकी सैलरी जो एबल बॉडीड सीमेन से बन के आते हैं तो उनकी सैलरी होती है अराउंड 1200 टू 1500 से स्टार्ट होती है और इट गोज़ अप टू 2200 टू 2500। बहुत एक्सपीरियंस होगा अगर पंपमैन। तो ये हो गया पंपमैन। पंपमैन के बाद मैं आता हूँ आपके पास ओके, पंपमैन के बाद मैं आता हूँ ऑफिसर्स के ऊपर, क्योंकि डेक डिपार्टमेंट में जो क्रू में होते हैं वो इतने ही रैंक होते हैं मोस्टली। क्योंकि अभी बहुत क्रू की कटौती हो गई है, क्योंकि लोग बहुत कम हो गए हैं, सब कंपनीज़ को क्रू कम करना है। तो आजकल जो क्रू होते हैं वो इतने ही होते हैं। 2 OS होंगे शिप पे, 3 AB होंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। एक पंपमैन होता है, जैसे हमारे टैंकर्स में मोस्टली एक ही पंपमैन होता है। एंड उसके बाद मैं आता हूँ ऑफिसर्स पे। ऑफिसर्स में वी स्टार्ट विद द लोएस्ट रैंक। जैसे मैंने इंजन डिपार्टमेंट में आपको बताया TME होता है 5th इंजीनियर, वैसे ही डेक में होता है कैडेट।
कैडेट होता है ट्रेनी ऑफिसर, जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने ऑन बोर्ड आता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड इन दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही हैज़ टू कंप्लीट सम टास्क एंड वो फिर जाता है एग्ज़ाम देता है एंड ही बिकम्स एन ऑफिसर। तो कैडेट की सैलरी भी अराउंड $400 होती है, 400 to 600, समटाइम्स यू गेट टिल 800 ऑल्सो, बट वो कंपनी टू कंपनी पे डिफ़र करता है। तो मैं जो एवरेज सैलरी इट इज़ अराउंड 500 to 600 फॉर अ कैडेट। आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज 12 months or 18 months ही हैज़ टू गो एंड गिव एग्जाम्स एंड देन ही बिकम्स एन ऑफिसर आफ्टर ही क्लियर्स हिज एग्ज़ाम। तो कैडेट की सैलरी जो मैंने आपको बता दी। चलिए चलते हैं अब ऑफिसर्स पे। ऑफिसर जो फर्स्ट होता है ही इज़ अ थर्ड ऑफिसर, जो नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड ऑफिसर होता है पहले। थर्ड ऑफिसर की सैलरी जो अभी करंटली है इट इज़ अराउंड $1600, जो मेरी कंपनी में चल रहा है, इट इज़ अराउंड $1600 एंड इट गोज़ अप टू थर्ड ऑफिसर। एक्सपीरियंस थर्ड ऑफिसर गेट्स अप टू 3200 to 3400 ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपीरियंस कि आप कितने महीने से थर्ड ऑफिसर हो। अगर आप एक ही रैंक पे कंटिन्यू कर रहे हो जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी 100 to 100, बट वो एक पॉइंट पे आके स्टैगनेंट हो जाती है। स्टैगनेंट मीन्स उतनी ही रहती है, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है, क्योंकि फिर वो एक्सपीरियंस वो एक तरह से आके फिर वो ख़त्म हो जाता है। एक्सपीरियंस आपको है, बट वो जो चाहिए आपको वो इंडस्ट्री में, फिर वो उतनी सैलरी रह जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं। तो थर्ड ऑफिसर के बाद मैं आता हूँ सेकंड ऑफिसर पे। सेकंड ऑफिसर इज़ द नेविगेटिंग ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर की सैलरी स्टार्टिंग में होती है अराउंड 4000 to 4200 एंड इट गोज़ अप टू 4800 to 5000। अभी 4800 to 5000 भी तभी आपको मिलता है जब आपके पास हायर लेवल की COC हो। अगर आपके पास चीफ ऑफिसर की COC है तो कंपनी विल पे यू मोर, बिकॉज आपके पास ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में, वो रैंक के बारे में। तो 4800 to 5000 आपको सेकंड मेट में मिलता है USD में। एंड एंड देन विल गो टू चीफ ऑफिसर। तो चीफ ऑफिसर को जो करेंटली टैंकर्स पे दे आर गेटिंग इज़ अराउंड $8000 एंड इट गोज़ अप टू, जैसे मैंने बताया, सेकेंड इंजीनियर की सैलरी एंड चीफ ऑफिसर सैलरी वो ऑलमोस्ट सेम होती है सब शिप्स पे। मोस्टली $100-200 ऊपर होगा या तो एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट जो सैलरी स्टार्ट होती है और उनका जो स्केल होता है वो इक्वल होता है। तो 8200 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ अप टू 10500 to 10800 इफ़ यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस चीफ ऑफिसर एंड इफ़ यू हैव अ मास्टर्स टिकट, मतलब मास्टर COC आपके पास है, कैप्टन की COC अगर आपके पास है तो आपको उतनी सैलरी मिलेगी। और चीफ ऑफिसर जो है लाइक सेकंड इंजीनियर जो मैंने बताया, जो इंचार्ज होते हैं वो डिपार्टमेंट के, वैसे चीफ ऑफिसर इज़ द इंचार्ज ऑफ डेक डिपार्टमेंट। ना कमिंग टू द लास्ट मैन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन मर्चेंट नेवी में जो भी है, जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे शिप के लिए और सब क्रू के लिए सब कुछ, ही इज़ द कैप्टन, ही इज़ द मास्टर। तो ऑब्वियसली जैसे रैंक है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे उनकी सैलरी भी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,500 to 10,800 एंड गोज़ अप टू 12,500 12,800। कैप्टन की भी सैलरी मैं बता दूं आपको, वो चीफ इंजीनियर के ही बराबर होती है ऑलमोस्ट। अराउंड कैप्टन को $200-300 ज़्यादा मिलते हैं। वो एक रैंक के हिसाब से और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो एक थोड़ा पार रहता है, बट मोस्टली वो भी एक्सपीरियंस ही है। कैप्टन को एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना उनको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इट गोज़ अप टू 13,000 एंड मैंने सुना है कि गैस टैंकर्स पे इट गोज़ अप टू 17,000 ऑल्सो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, और क्योंकि गैस टैंकर सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो 17,000 तक भी जाता है वहाँ पे सैलरी फॉर दोज हु आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इन गैस टैंकर्स। तो डेक डिपार्टमेंट में ये सब लोग आते हैं, जैसे मैंने नीचे से बताया, ऑर्डिनरी सीमेंट अप टिल मास्टर, और डेक डिपार्टमेंट में और कोई रैंक होता नहीं है। आजकल तो ये रैंक चल रहे हैं, और ये जो सैलरीज मैंने बताए हैं वो अभी की सैलरीज है मोस्टली, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट द जो मैंने बताया $100-200 ऊपर नीचे होगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये थे डेक, जैसे मैंने बताया, गैली डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट एंड डेक डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं मोस्टली देयर ऑन द शिप। तो गाइस ये थी सबकी सैलरीज जो मैंने आपको बताया। आपको सुनकर तो सबको बहुत मुंह में पानी आ गया कि सबको इतनी सैलरीज मिलती है, बट गाइस मैं आपको बता दूं कि जितनी सैलरी ज़्यादा होती है उतना ही रिस्क ज़्यादा होता है, उतना ही मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ती है। आप खुश हो सकते हैं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सैलरीज देखकर, बट लेट मी गिव एन एडवाइस कि इतना इजी नहीं है मर्चेंट नेवी में आना। इट इज़ नॉट सो ईजी। आना ईजी है, बट यहाँ पे रहना
एंड काम करना, इट इज़ नॉट सो ईजी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, साथ में घर वालों से दूर रहना एंड काफ़ी प्रेशर भी होता है। फिज़िकल प्रेशर से ज़्यादा मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है। ये उन्हीं को ज़्यादा पता है जो इस सीफेरर है। तभी आपको लगेगा कि ये भी जो आपको सैलरी मिल रही है ये भी काफ़ी कम है, बिकॉज ऐसा टाइम आ जाता है या ऐसे क्या बताऊँ मैं अभी आपको, जैसे कि सब चीज़ आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वेदर ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे मेन होता है फैमिली से दूर रहना। आप वैसे कंसंट्रेशन ही आपका कम हो जाता है और लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप जाते हो तो आपका वैसे ही मोरल डाउन हो जाता है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, बट एक पॉइंट के बाद आपको चाहिए कि आप फैमिली के साथ रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बट वो आपको नहीं मिलता। इसलिए आपको लगता है कि ये सैलरी कम है, मैं क्यों इस फील्ड में आ गया, ऐसा सब होता है। बट स्टिल सीफेरर्स दे आर फाइटर्स, दे ऑल्सो फाइट। और वो सब वेदर को दे कम अक्रॉस बैड वेदर एंड ऑल, फिर भी वो लोग अपने हैं जो कमर्शियली दे आर रनिंग एवरीथिंग जो आपको कार्गो मिल रहा है। तो उसके लिए सीफेरर्स के लिए एक मैं अप्लॉज करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों के लिए, सब लोगों के लिए, सीफेरर्स के लिए। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और जैसे मैंने आपको सैलरीज बताई तो ये आपको तो पता ही होगा कि सैलरी जितनी ज़्यादा है उतना रिस्क भी ज़्यादा है। तो मैं जस्ट ये बताना चाहता था आप सबको कि जिन को ज्वाइन करना है, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि सैलरीज कितनी होती है और बहुत लोग बताते भी नहीं हैं कि सैलरी कितनी है, क्योंकि हम बताते हैं कि सैलरी इतनी है तो सब लोग का मुँह ऐसा हो जाता है दोस्तों का कि अरे तेरे को इतना पैसा मिल रहा है, अरे ऐसा वैसा बहुत कुछ होता है। बट लाइफ इतनी आसान नहीं होती। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल हो, जिनको पता नहीं होता है कि क्या होता है, सैलरीज कैसी होती है। तो प्लीज़ सैलरी देख के ज्वाइन कीजिए, बट अपनी फैमिली के बारे में भी सोचिए, सब कुछ सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। जैसा मैं बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी इन द सी। तो होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इस पर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। आपके पर कुछ भी क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। होपफुली मैं रिप्लाई करूँगा, जल्द से रिप्लाई करूँगा। और मेरे पास कुछ आंसर होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर भी मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मुझे भी उसका आइडिया नहीं होता, बट जितना हो सके मैं मैक्सिमम आपको रिप्लाई करूँगा। तो मैंने पूजा से यही कहा था कि मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबको थोड़ा बता दूँ। तो मैं एक टॉपिक छोटा मैंने सोचा था कि मैं उठाऊँ, तो मुझे पहला ये टॉपिक याद आया, तो मैंने उसको बोला मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ एक। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए, तो मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने, आपको थोड़ी और जानकारी देने। बिकॉज नॉलेज बांटना, जैसे मैंने बताया, उससे आपको अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो सीफेरर्स लाइफ के बारे में है, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, और होती भी है। सीफेरर्स लोग तो ज़्यादा, सीफेरर्स आर नॉट आउटस्पोकन दैट मच, वो ज़्यादा आते नहीं है, ज़्यादा बताते नहीं है, सिर्फ उनकी फैमिली को पता होता है, बाकी बाहर वालों को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। तो चलिए फिर मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबको हैप्पी रमज़ान एंड सब फिट रहिए, घर पे रहिए, और कुछ भी रहेगा अगर आपको क्वेरीज तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे। पू फॉरएवर पूजा का चैनल है ये, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे भी और ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा सीफेरर्स लाइफ के ऊपर, या और भी कुछ आपके जो कमेंट्स है, क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।